अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 15 दिसंबर 2024 को एचईसी ने अपना गेट टेस्ट कंडक्ट किया है। उम्मीद है कि सबका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन मार्च में एचईसी दोबारा टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसके लिए अभी हमारे पास टोटल 3 मंथ हैं। 3 मंथ्स के अंदर हम इंशाल्लाह अपना गेट टेस्ट देखेंगे और उसकी मुकम्मल तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूएसओ को, कानून शहादत ऑर्डर को। ठीक है। इसके बाद हम तैयारी करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की, सीपीसी की। ठीक है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे पाकिस्तान पिनल कोड को, पीपीसी को। ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट्स को हम सबसे पहले देखेंगे और इनकी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कानून शहादत ऑर्डर में से। सिविल प्रोसीजर कोड में से भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और पाकिस्तान पिनल कोड में से 10 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है। टोटल हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 50 आउट ऑफ 100 गेट टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो अगर हम इन 3 सब्जेक्ट्स को देखें, कानून शहादत ऑर्डर में से भी 20 मार्क्स, सिविल प्रोसीजर कोड में से भी 20 मार्क्स और पाकिस्तान पिनल कोड में से भी 10 मार्क्स। ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट्स के नंबर को टोटल किया जाए तो इनमें से 50 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और अगर हम इन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हमारे एटलीस्ट 40 to 45 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद अगर आप इनमें 40 मार्क्स भी ले लेते हैं तो पीछे सब्जेक्ट्स, इसके बाद जब हम इन तीनों सब्जेक्ट्स को तैयार कर लेंगे फिर हमने बाकी सब्जेक्ट्स को देखना है, जिनमें हम देखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड को और इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा, सिविल प्रोसीजर कोड में से भी टोटल 10 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स में से भी 10 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और ये इंतहाई आसान पोर्शन होता है गेट टेस्ट का। ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस है इसका और आसानी से जो है ना हम इसको कवर कर सकते हैं। तो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज सिविल प्रोसीजर कोड में से और 10 मार्क्स के ही एमसीक्यूज लीगल एथिक्स में से पूछे जाएंगे। ठीक है। टोटल ये आपके 1 2 3 4 5 5 अगर आप सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो इनमें से आपका 70% जो है ना वो आपका एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है। 70% आपके एमसीक्यूज इन 5 सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे। बाद में जब हमारे पास टाइम बचेगा तो उसमें हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो उनमें से टोटल 5 5 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो उनकी तैयारी हम लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो है 70% का एग्जाम इन 5 सब्जेक्ट्स पे क्लियर होता है, तो हम इन पे ज्यादा फोकस अपना करेंगे। ठीक है। चलिए आज मैं आपको जो है ना कानून शहादत ऑर्डर का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे। ठीक है। कानून शहादत ऑर्डर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अप्लाई किधर होता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। ये सबसे पहले हम देखेंगे ये अप्लाई सिविल कोर्ट्स में भी होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी इसकी एप्लीकेशन देखी जाती है। इसके अलावा, अच्छा, सिविल में हो गया, क्रिमिनल में हो गया, इसके अलावा कोर्ट मार्शल में, कोर्ट मार्शल में इसकी एप्लीकेशन को देखा जाता है। इसके अलावा जुडिशियल और कुजाई जुडिशल में भी इसकी एप्लीकेशंस को देखा जाता है। मतलब ये इन सब जगह पे अप्लाई होती है, सिविल कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में, कोर्ट मार्शल कोर्ट्स में, जुडिशियल में और कुजाई जुडिशियल कोर्ट्स में, ये तमाम जगह पे जो है ना क्यूएसओ की एप्लीकेशन अप्लाई होती है। अब ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होती, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एक्सेप्शन किधर है। फैमिली कोर्ट्स में,
और सेकंड हम देखेंगे कि आर्बिट्रेटर यानी सालसी के जो निज़ाम होते हैं, सालसी में इसकी एप्लीकेशन को अप्लाई किया भी जा सकता है और नहीं भी। उनकी अपनी मर्जी है कि वो कानून शहादत ऑर्डर को अप्लाई करें अपनी प्रोसीडिंग्स में या ना करें। ठीक है, ये उन पे डिपेंड करता है। फैमिली कोर्ट्स में और आर्बिट्रेटर के जो उनसे कोर्ट्स होती हैं, उनकी अपनी ही मर्जी है कि वो पीएसओ की एप्लीकेशन को अप्लाई करें अपनी प्रोसीडिंग्स में या ना करें। ठीक है, बाकी ये जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं, इन कोर्ट्स में क्यूएसओ की एप्लीकेशन अप्लाई लाजमी होगी। ठीक है, और फैमिली में और आर्बिट्रेटर में उनकी अपनी मर्जी होगी कि वो क्यूएसओ को अप्लाई करेंगे कानून शहादत ऑर्डर को या नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हमने देख ली इसकी एप्लीकेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि क्यूएसओ कितने पार्ट्स पे डिवाइड है। टोटल ये 3 पार्ट्स पे डिवाइड है। ठीक है, पार्ट 1 हम देखते हैं कि पार्ट 1 में क्या क्या है। पार्ट 1 में ये डील करते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक। ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 पार्ट 1 डील करता है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कंपिटेंसी, कंपिटेंसी ऑफ विटनेस। ठीक है, सेकंड नंबर पे सॉरी सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशंस, डेफिनेशंस होंगी, कंपिटेंसी होगी, और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे रेलिवेंसी। ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशंस को, कंपिटेंसी को और रेलिवेंसी को। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्ट 2। पार्ट 2, पार्ट 2 किस कहां से कहां तक डील करता है, चैप्टर 7 और 8। चैप्टर 7 और 8 को पार्ट 2 डील करता है। और इसमें हम किन किन चीजों को स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रूफ ऑफ फैक्ट्स को, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स को हम स्टडी करेंगे, और दूसरे नंबर पे हम करेंगे एस्टोपल को। ये दो चीजें जो है हम पार्ट 2 में देखेंगे, चैप्टर नंबर 7 और 8, और इसमें हम देखेंगे प्रूफ ऑफ फैक्ट्स और एस्टोपल। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे पार्ट 3 को। पार्ट 3 कहां से कहां तक डील करता है, चैप्टर नंबर 9 से लेके 13 तक जो है ना, ये चैप्टर आपका पार्ट 3 डील करता है। चैप्टर 9 से लेके 13 तक, इसमें हम क्या देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 9 से लेके 13 तक, जिसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो क्यूएसओ टोटल डिवाइड है 3 पार्ट्स पे। ठीक है, पार्ट 1 में डेफिनेशंस, उसके बाद कंपिटेंसी, और लास्ट में हम देखेंगे उसको रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को। ठीक है, पार्ट 2 कहां से कहां तक डील करेगा, पार्ट 2 7 और 8 चैप्टर को डील करेगा, जिसमें हम देखेंगे प्रूफ ऑफ फैक्ट्स को और एस्टोपल को। और पार्ट 3 हमारा चैप्टर नंबर 9 से लेकर 13 तक डील करेगा, जिसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस को। ठीक है, अच्छा, इसमें हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 3 में क्या होगा, आर्टिकल 3 में कंपिटेंसी, कंपिटेंसी ऑफ विटनेस, गवाह कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, या कौन कौन से शख्स गवाही दे सकते हैं। ठीक है, कंपिटेंसी, विटनेस की कंपिटेंसी को आर्टिकल 3 डील करते हैं। हम आर्टिकल 3 में देखेंगे कंपिटेंसी ऑफ विटनेस, गवाही कौन कौन दे सकता है। इसके बाद आर्टिकल 4 to 14 ये डील करेगा प्रिविलेज कम्युनिकेशंस को। ठीक है,
आर्टिकल 4 to 15 डील करेगा प्रिविलेज कम्युनिकेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 15 डील करेगा इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस को, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस कौन से होंगे, ये सारा कुछ हम देखेंगे आर्टिकल 15 में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या हम देखेंगे, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस क्या होता है, शरीके जुर्म, ठीक है। आपका जो साथी होता है, पार्टनर इन क्राइम, वो एकम्प्लिस, शरीके जुर्म हम देखेंगे आर्टिकल 16 में, ठीक है। आर्टिकल 17 में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ विटनेसेस, ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ विटनेसेस, गवाह कितने हो सकते हैं या कितने गवाह होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ विटनेसेस आर्टिकल 17 में। अब हम देखेंगे कि गवाही किस चीज के मुतालिक दी जाएगी, ठीक है, ये किस चीज के मुतालिक गवाही ली जा सकती है। तो मतलब क्या है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। इस ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले है फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू, और दूसरा क्या है, रेलिवेंट फैक्ट। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे कि फैक्ट जो है वो कब रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि एडमिशन, आर्टिकल 30 से 36 तक एडमिशन को डील करते हैं। तो ये कब रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा, और आर्टिकल 45 इसमें एस्टोपल, कब रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा। एडमिशन आर्टिकल 30 से 36 तक एडमिशन कब रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं कन्फेशन, ठीक है, आर्टिकल 37 to 43, ठीक है। ये कब रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा, और इसमें हम देखेंगे 44, ठीक है। ये कब रेलिवेंट होंगे और कब इररेलिवेंट होंगे। कन्फेक्शन कन्फेशन 36 टू आर्टिकल 36 to 43, हमारा एडमिशन कब रेलिवेंट होगा और कब कन्फेशन रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा, ये सारी चीजें जो है ना हम इसमें देखेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज है, ये तो हमने एडमिशन और कन्फेशन देखा है, इसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन कब रेलिवेंट होगी और कब इररेलिवेंट होगी। आर्टिकल 46 टू इसमें था आर्टिकल 46 और 47 डाइंग डिक्लेरेशन को डील करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन कब रेलिवेंट होगी और कब इररेलिवेंट होगी, ठीक है। इसमें फिर हम नेक्स्ट देखेंगे एस्टोपल, ठीक है। एस्टोपल कब रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन आर्टिकल 59, एक्सपर्ट ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी और कब इररेलिवेंट होगी, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन आर्टिकल 59 कब रेलिवेंट होगा और कब ये इररेलिवेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद करेक्टर,
इसमें हम देखेंगे गुड करेक्टर और बैड करेक्टर आर्टिकल 66 टू 68, ये कब रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा करेक्टर। ठीक है, गुड करेक्टर कब रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा, और बैड करेक्टर कब रेलिवेंट होगा और कब इररेलिवेंट होगा, ये हम देखेंगे आर्टिकल 66 टू 68 में करेक्टर में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एविडेंस। तो एविडेंस टोटल कितने काइंड की है? एक तो है हमारे पास ओरल एविडेंस, आर्टिकल 70 टू 71। ठीक है, ओरल एविडेंस। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अब कितनी किस्म के हो सकते हैं? तो टोटल इसको हम देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। एक तो होता है हमारे पास प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, फिर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास? एक होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, और एक हमारे पास होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्राइमरी को कौन सा डील करता है? आर्टिकल 73, सेकेंडरी को आर्टिकल 74, पब्लिक को आर्टिकल 85 और प्राइवेट को आर्टिकल 86। अच्छा, प्राइमरी को आर्टिकल 73 डील करता है, सेकेंडरी एविडेंस को आर्टिकल 74 डील करता है, और जब हम देखेंगे पब्लिक एविडेंस तो 74 से डायरेक्ट फिर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहे हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो आर्टिकल 85 डील करते हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो आर्टिकल 86 डील करता है। 73, 74, 85, 86 प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, पब्लिक एविडेंस और प्राइवेट एविडेंस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि प्रूफ ऑफ या बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? ठीक है, या बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, ये चीज हम देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन, इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन। इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे, और फिर हम इसके बाद देखेंगे कि री एग्जामिनेशन के बाद लास्ट में हम इसको देखेंगे मिसलिनियस। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ को, एग्जामिनेशन को, क्रॉस एग्जामिनेशन को स्टडी करेंगे, री एग्जामिनेशन को स्टडी करेंगे, और फिर लास्ट में मिसलीनियस। ठीक है, मिसलीनियस हम देखेंगे। तो ये कुछ क्यूएसओ की आपको मैंने ओवरव्यू दी है कि हम इसको कैसे थॉरोली स्टडी करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स इनको डील करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह कल से हम बाकायदगी से इसका आगाज़ करेंगे, और सबसे पहले हम क्यूएसओ को देखेंगे। क्यूएसओ को कवर करने के बाद हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट सिविल प्रोसीजर कोड को स्टडी करेंगे, और फिर हम अपना पाकिस्तान पिनल कोड को देखेंगे। हम अपना मेजर जो है फोकस इन 3 सब्जेक्ट्स पे रखेंगे, जिसमें से हमारा 50% का एग्जाम क्लियर होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करके हमने 40 टू 45 मार्क्स जब इधर से आ जाएंगे तो रिमेनिंग 5 आप इजीली गेन कर सकते हैं और इजीली अपने गेट टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हमने क्यूएसओ का ओवरव्यू देखा, इंशाल्लाह कल से हम इसको बाकायदा तैयार करेंगे और बाकायदा थॉरोली इसकी आर्टिकल वाइज इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।